हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो एक आप स्नैप वीडियो बोल सकते हो कि छोटे से में हम पूरे आर्टिकल्स को क्विकली रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम का बहुत ही अहम हिस्सा है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की आपको लिस्ट दिख रही है। ठीक है, भाग 1 को कवर करेंगे। ठीक है, भाग 2, फिर भाग 3, फिर भाग 4, ऐसे सारे भाग को हम यहाँ पे जो उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड अगर कोई करंट की चीज़ जुड़ी हुई है या फिर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक होती है, होता है ना, कोई आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 21 हुआ, आर्टिकल 19 हुआ, आर्टिकल 315 हुआ, है ना, 342, 343, 148, तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स पे हम फोकस भी करेंगे, जिससे कि ये पता चले कि ठीक है, कुछ आर्टिकल्स आपको क्विकली, मतलब तुरंत माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भाग 1 को। भाग 1 में कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या प्रोविज़न है, एक बारी आप पेज को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें भाग 1 में, ठीक है, तो अनुच्छेद 1 क्या किसके बारे में बात करता है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अब इसका क्या मतलब है, अनुच्छेद 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अनुच्छेद 1 को हमेशा याद रखिए। इसमें जो यूनियन है, यूनियन का डिफिनीशन, यूनियन में क्या क्या आएगा, है ना, यूनियन टेरिटरी का कौन कौन सा पार्ट आएगा, ठीक है, इसका डिफिनीशन अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। ठीक है, देखिए जब हम इसको ब्रॉड सेशन में करेंगे, एक बड़े से सेशन में करेंगे, तो पूरा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप छोटे से मीनिंग के साथ आर्टिकल को याद कीजिए। ठीक है, तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएंगे उसके डिफिनीशन में, ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो अनुच्छेद 12 में भी इसी के आसपास डिफिनीशन है। ठीक है, उसमें भी स्टेट को डिफाइन किया गया है, स्टेट में क्या क्या है, और उसी प्रकार से अगर आप आर्टिकल 36 की बात करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे भी सेम चीज़ लगभग डिफाइन की गई है कि स्टेट का डिफिनीशन क्या है। लेकिन यहाँ पे संघ और उसके राज्य क्षेत्र का डिफिनीशन है आर्टिकल 1 में। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 का जो कोरिलेशन है और जो इनमें डिफरेंस है वो याद रहता है आपको, तो ठीक है, क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं। इसमें आर्टिकल 2 पे देखिए, अनुच्छेद 2 पे ध्यान से देखिए क्या है। अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों की स्थापना का जो प्रावधान है। ठीक है, अगर कोई भी नया राज्य स्थापित हो रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है अनुच्छेद 2 में लिखे गए हैं। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 देखिए क्या है, राज्यों की सीमा और नाम में अगर परिवर्तन करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ और करना है, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट का नाम बदल के कुछ और करना है, या फिर अगर कोई होता है ना कि अच्छा ठीक है, ये भाग उस राज्य को या फिर ये भाग उस राज्य को दे देते हैं। ठीक है, तो प्रदेशों में, ठीक है, कुछ भागों का वितरण भी अनुच्छेद 3 से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर आप कर पाए। ठीक है, तो नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं, 2 पहले आता है। ठीक है, तो जब पहले कोई नया राज्य स्थापित हो जाएगा तभी तो उसमें काट छाट किया जा सकता है ना, तो फिर अनुच्छेद 3 को इस सीक्वेंस में याद करेंगे। ठीक है, पहले अनुच्छेद 2, क्योंकि नए राज्य की स्थापना हो गई, अब उसमें काट छाट नाम परिवर्तन करना है तो फिर अनुच्छेद 3 आता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली और चौथी, ठीक है, अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन जो विधियां हैं वो लिखी गई हैं। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में, ठीक है, किसी भी मतलब प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसे होता है ना कि संविधान के संशोधन में काउंट करना, तो ये संविधान के संशोधन में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, याद रखिएगा, अभी सामने आएगा भी, अनुच्छेद 368 में ये जो प्रावधान है, ये दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत जो परिवर्तन है इसके परे होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 में यही बातें लिखी गई हैं। और एक चीज़ और लिखी गई है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषय, ठीक है, एक मिनट, अनुपूरक विषयों पर जो उपबंध है वो, मतलब वैसा कुछ करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेदों पे। ठीक है,
जिनको हम बोलते हैं सिटीजनशिप, ठीक है। तो भाग 2 में नागरिकता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि किस भाग में क्या क्या है। तो सीक्वेंस में देखिए पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कि कौन सा भाग पहले आता है, ठीक है, भाग 3, भाग 4, ठीक है। ऐसे नहीं पूछेगा कि भाग 3 पहले आता है भाग 4, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताता हूँ कि नागरिकता का प्रावधान, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान, ठीक है, उसके बाद का जो डीपीएसपी होता है वो, ठीक है, और उसके बाद संघ और यूनियन का डिफिनेशन, ऐसे कुछ तो पूछा था, ठीक है। उसमें दिया था कि कौन पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में, ठीक है। तो उसमें आप, अगर आपको पता है कि भाग 1 में अगर हम देखें तो संघ और उसके यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। भाग 2 में देखें तो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान है। अगर भाग 3 में देखें स्वतंत्रता, ठीक है, जिसमें फ्रीडम की बात की गई है, ठीक है, और फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स की। और उसके बाद अगर हम बात करें भाग 4 की, तो उसमें डीपीएसपी की बात की गई है। ऐसे ही जब हम याद करते चलेंगे तो सारे भाग अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाग 2 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन वहाँ से भी पूछता है, वो समझाना जरूरी था। तो भाग 2 में देखिए क्या है, अनुच्छेद 5 की बात करें, ठीक है। तो जब संविधान शुरू, मतलब एकदम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, जब शुरुआत हो रही थी, ठीक है, तो उसमें जिस प्रकार से नागरिकता मिल रही थी, तो उससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 में है, ठीक है। जैसे संविधान के शुरुआती दौर में किस किस को नागरिक बनाया जाएगा, किसको नागरिकता का अधिकार मिलेगा, ये अनुच्छेद 5 में लिखित है, ठीक है। अनुच्छेद 6 में देखिए क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, जब डिवीजन हो गया, ठीक है, तो पाकिस्तान से भारत जो लोग आए, ठीक है, उनसे रिलेटेड उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, ठीक है, ये भाग आर्टिकल 6 का विषय है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 7 यानी कि अनुच्छेद 7, ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद का इंग्लिश है, ठीक है। तो आर्टिकल 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान, ठीक है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और जाके फिर आने वालों के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले कोई व्यक्ति इंडिया में था, इंडिया से पाक गया, ठीक है, पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से फिर से इंडिया रिटर्न आया, तो अब उसके लिए भी नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 7 में लिखा गया है, ठीक है। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न जब आते हैं तो उनसे रिलेटेड नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 8 की, तो भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता के जो अधिकार हैं उससे रिलेटेड बात, जैसे मान लीजिए आपके फैमिली से रिलेटेड कोई व्यक्ति, ठीक है, या फिर हम मतलब आपके खानदान से रिलेटेड कोई मतलब परिवार जाके विदेशों में बसा हुआ है, ठीक है, अगर वहाँ उनके बच्चों को भारत में नागरिकता चाहिए, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत अपना नागरिकता का दावा कर सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 9 की बात कीजिए, ठीक है, तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान, जैसे होता है ना कि नागरिकता रद्द कैसे होती है, ठीक है। तो हम अगर बात करें, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, एकल या द्वि, है ना। तो आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह, यानी कि अगर बात करें ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह है, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, उसी प्रकार से भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप स्वेच्छा से, ठीक है, अपना नागरिकता त्यागते हैं, ठीक है, ये भी आपको मतलब कंडीशन है, ठीक है, आप त्याग सकते हैं। अगर आप भारत का नागरिकता मतलब लेते हुए भी अगर जाके आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री वहाँ का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, तो भी आपका नागरिकता रद्द हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपके अनुच्छेद 9 में लिखा गया है, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 9 में, ठीक है, आर्टिकल 9 में ये बातें लिखी गई हैं। अक्षय कुमार इस आर्टिकल के एक बारी कंट्रोवर्शियल मैटर में फंसे हुए थे, ठीक है। आपको याद दिला दें कि एक बार ऐसा हुआ था कि अक्षय कुमार भारत की नागरिकता के साथ साथ ऐसा बोला जा रहा था कि वो कनाडा का भी सिटीजनशिप लिए हुए हैं, ठीक है, तो उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए, ऐसा एक विषय था। तो ये आर्टिकल 9 का पार्ट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल 10 में देखिए नागरिकता के अधिकार बने रहना, ठीक है, जैसे अगर आपको नागरिकता मिल गई, ठीक है, अगर आपको नागरिकता मिल गई तो उसकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है,
तो वो हमेशा बनी रहेगी जब तक उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता, ठीक है, एक वैलिड उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाता, तब तक आपकी नागरिकता वैसे ही बनी रहेगी, चाहे आप किसी भी प्रकार से नागरिकता आपको मिली हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत, किसी भी प्रावधान के अंतर्गत अगर आपको नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 11 में देखिए क्या है। अच्छा, अनुच्छेद 9 में एक चीज़ और है नागरिकता रद्द होने से रिलेटेड, ठीक है, वंचन में, कि अगर ना आप 7 साल तक, ठीक है, 7 साल से अधिक विदेश में हैं और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी आपका अपने देश में नहीं है, तो भी भारत में नागरिकता रद्द करने का प्रावधान है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और भी है एक दो कंडीशन कि अगर मान लीजिए अब वार की स्थिति है, एक देश दूसरे देश के साथ वार में है और उसके बाद आप अगेंस्ट वाले देश में मतलब उसके मतलब किसी में ऐसे पाए जाते हैं कि आप उसका सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में भी नागरिकता रद्द होने की संभावना होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने अनुच्छेद 9 और 10 देख लिया, अनुच्छेद 11 बचा हुआ है। इसमें क्या है, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियम का प्रावधान, ठीक है। अभी जो हमने बात किया था अनुच्छेद 10 में, जैसे नागरिकता के अधिकार बने रहना, ठीक है, अब उसका जो संरक्षण है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का रेगुलेशन, जैसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा, जो भी आपके सिटीजनशिप राइट्स हैं, ठीक है, उनको संसद किस प्रकार से डील करेगी, ठीक है, किस प्रकार से संरक्षण देगी, किस प्रकार से मूल चूल परिवर्तन करेगी, ठीक है, होता है ना कि थोड़ा बहुत, अच्छा ठीक है, ये सिटीजनशिप लिया इन्होंने, तो इनको किस प्रकार के मतलब कैटेगरी में रखा जाए, क्या किया जाए, उनकी नागरिकता का संरक्षण कैसे किया जाए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, अनुच्छेद 11 में लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, हमने भाग 2 भी कवर कर लिया, अब हम चलेंगे भाग 3 पे। भाग 3 में देखिए क्या है, मौलिक अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान से एक बारी आप देखिए। अगर बात करें हम मौलिक अधिकारों का, ठीक है, तो भाग 3 हमेशा आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम आपको याद दिलाते हैं और एक सीक्वेंस तैयार करते हैं। सबसे पहले भाग 1 में संघ और यूनियन टेरिटरी की स्थापना हुई, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि हाँ, ठीक है, वो विषय उसमें है तो उसकी स्थापना हुई, याद करने के लिए, ठीक है। अब संघ और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे रहना है वो चीज़ आ गया अस्तित्व में, ठीक है, भाग 1 में। भाग 2 में वहाँ पे आप रहेंगे, इसके लिए आपको नागरिकता मिल गई, ठीक है, भाग 2 याद करने के लिए सिर्फ। अब भाग 3, अब आप रहेंगे तो आपको कुछ स्वतंत्रता चाहिए, है ना, कुछ आपको अधिकार चाहिए वहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए, तो उस तरह से पहले आया यूनियन, उसके बाद आई आपकी नागरिकता कि हाँ आप वहाँ के रहने वाले हैं, तीसरे में आया आप वहाँ पे किस प्रकार से जी सकते हैं, कौन कौन से आपके राइट्स हैं, तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक स्टेप आगे जाएं भाग 4 में, तो भाग 4 में अब देखिए, अब आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उसके हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हैं, इस बात की स्वतंत्रता है। भाग 4 में जब आप जाते हैं तो भाग 4 में अब स्टेट आपके लिए कुछ करेगा, यानी कि अब अभी यूनियन की बात हुई थी, ठीक है, अब यूनियन के अंतर्गत बहुत सारे स्टेट भी आएंगे, है ना, यूनियन और यूनियन टेरिटरी। अब अगर पूरी मतलब पूरे भारत को, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक नेचर में क्या बोला जाता है, यूनियन टाइप का, ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम स्टेट को कंसिडर करें, क्योंकि आप कहीं पे भी रहेंगे तो एक स्टेट में रहेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए किस किस प्रकार की सहायता, जैसे होता है ना कि वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम और किसी भी प्रकार का बेनिफिट अगर स्टेट आपको देता है तो वो भाग 4 का विषय होता है, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए था और सिर्फ एक सीक्वेंस मतलब बनाने के लिए। भाग 1 में यूनियन आया, भाग 2 में आपकी नागरिकता आई, भाग 3 में आपके कुछ अधिकार आए, ठीक है, भाग 4 में स्टेट आपके लिए क्या करेगा वो चीज़ आया, ठीक है। तो ये भाग याद करने का एक सीक्वेंस था। अब इसमें भाग 3 के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको देखिए, ठीक है। अनुच्छेद 12 में हमने पहले ही बात किया था कि राज्य का परिभाषा है, ठीक है, और वैसे ही जब अनुच्छेद 36 आएगा उसमें भी राज्य का परिभाषा यानी कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अनुच्छेद 13 में देखिए मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, अगर कोई भी कानून, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को, जैसे मान लीजिए संसद में संशोधन होता रहता है, ठीक है, और कुछ कानून संविधान बनने से पहले भी अभी लागू हैं आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत, ठीक है, अगर उसमें से कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है,
हनन करता है, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो अनुच्छेद 13 में ये बात लिखी गई है दो सिद्धांतों के अंतर्गत। एक है पृथक्करण का सिद्धांत और एक है आच्छादन का सिद्धांत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 13 में ये दोनों बातें लिखी गई हैं। इन दोनों प्रावधानों के अंतर्गत अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट सामने आएगी, उसका जांच पड़ताल होगा, उसके बाद उसका जो प्रभाव है ना उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके प्रभाव को, जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है, किसी संशोधन के द्वारा या फिर कोई पहले से कोई मतलब पहले से कोई कानून है उसके द्वारा, तो उसके प्रभाव को लगभग शून्य के बराबर कर दिया जाएगा, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात आप अनुच्छेद 13 में देख सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, उनको हम डिटेल सेशन में करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 का, ठीक है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात, ठीक है, कानून के समक्ष समानता की बात होती है अनुच्छेद 14 में, लेकिन कुछ पहलुओं पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कुछ पोस्ट को लेके, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा, आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार वर्णित हैं किसमें, फंडामेंटल राइट में। लेकिन यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात होती है, ठीक है, कानून का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता। लेकिन यहाँ पे दो विषय आपके लिए अपवाद के विषय होंगे, एक तो जो गवर्नर का पोस्ट होता है और एक होता है पोस्ट आपके प्रेसिडेंट का, ठीक है, ये दोनों पोस्ट हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने कोई अपराध किया तो आपके ऊपर, ठीक है, तुरंत सिविल कोर्ट या दीवानी कोर्ट बोल लें या फिर फौजदारी कोर्ट के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर वो क्या है, गवर्नर है या फिर प्रेसिडेंट है, ठीक है, और कुछ राइट्स आप बोल लें तो इनको भी मिला हुआ है, जो पार्लियामेंट्री मेंबर हैं यानी कि सांसद हैं, ठीक है, तो उनको भी कुछ संरक्षण मिला हुआ है। अगर पार्लियामेंट्री सत्र स्टार्ट होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद के बीच में कुछ संरक्षण उनको भी मिला हुआ है, ठीक है, जो इस विषय के अपवाद हैं, यानी कि आर्टिकल 14 के, ठीक है। तो याद रखिएगा, गवर्नर को और प्रेसिडेंट को अपवाद के रूप में लिया जाता है। इनके ऊपर उनके पोस्ट के दौरान, ठीक है, कानूनी कार्रवाई जैसे फौजदारी मामला या फिर सिविल कोर्ट्स, ठीक है, सिविल कोर्ट्स के मैटर या फिर क्रिमिनल कोर्ट के मैटर्स वाले किसी भी प्रकार का केस उनके ऊपर फाइल नहीं होता है ड्यूरिंग उनके पोस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको अधिक संरक्षण मिलता है। और एक चीज़ और भी है इसमें, अगर बात करें कानून के समक्ष समानता, अगर मान लीजिए कोई विदेशी, ठीक है, जैसे विदेश होता है ना, तो वहाँ के एम्बेसी लगी होती हैं, तो भारत में अगर किसी विदेश की एम्बेसी या एम्बेसडर यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके द्वारा कोई मतलब गलती हो गया, फिर मूल चूल ऐसे होता है ना, कोई मतलब बाई मिस्टेक कोई गलती या फिर उसने जानबूझ के किया, तो उसके ऊपर आप दावा करते हैं तो भी उसको संरक्षण मिला हुआ है, समान नागरिक की तरह उसके ऊपर केस फाइल नहीं होगी, ठीक है। तो ये थोड़े से अपवाद हैं, बाकी सबके साथ समानता होगी, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 14 के विषय थे। अनुच्छेद 15 में देखिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और जो बर्थ ऑफ प्लेस होता है उसके बेस पे, ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये बात अनुच्छेद 15 में लिखी हुई है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर आपके साथ भेदभाव होगा, ठीक है। ये बातें इसमें लिखी नहीं हुआ है, बस इतना याद रखिएगा, सिर्फ धर्म, जाति, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, ठीक है, इसके बेसिस पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, क्या है, रिलीजन, कास्ट और फिर क्या है, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसके आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। बाकी बहुत सारे बेस हैं जिसके आधार पे आपके साथ भेदभाव होगा। जैसे मान लीजिए अब कोई ऐसे मतलब, ठीक है, पब्लिकली कोई तालाब बना हुआ है, ठीक है, अब उसमें आप एक विशेष रोग से ग्रसित हैं, ठीक है, जिससे उस समाज को, ठीक है, जो उस तालाब में नहाने जाएंगे उनको प्रभाव पड़ता है। या फिर कोई पब्लिक प्लेस है, अगर वहाँ पे आप कुछ ऐसे मतलब मान लीजिए आपके ऊपर किसी वायरस का प्रभाव है, ठीक है, जिसकी वजह से संक्रमण फैल सकता है। अब आप वहाँ पे ये जाके दावा नहीं कर सकते कि ये हमारा राइट है
ठीक है, आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उस सार्वजनिक स्थान का यूज करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है पब्लिक के हित में, ठीक है। तो इसे अनुच्छेद 15 का हनन नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। लोक निवेदन के अवसरों में सभी को समानता, जैसे मान लीजिए पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर है, ठीक है, उसमें किसी भी पोस्ट पे आप सेवा देना चाहते हैं, ठीक है, उसमें आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको समान, मतलब सबके समान आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर की समानता वहाँ पे होगी, ठीक है। ये बात है अनुच्छेद 16 की, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। इसमें है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 17 को बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में भारत में एक्सेप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें अपने प्राचीन स्थिति में, तो बहुत छुआछूत की एक मानसिकता बनी हुई है, ठीक है, कि छोटा कास्ट अपने से बड़े कास्ट के साथ मतलब ऐसे भेदभाव करता है, छुआछूत की भावना रखता है, ठीक है। उसके अंत के लिए अनुच्छेद 17 संविधान में लिखित है, इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान है। अगर छुआछूत आप किसी इंसान के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर बहुत ही कार्रवाई, मतलब कड़ी कार्रवाई होगी, ठीक है। ऐसा प्रावधान संविधान में है और वो एक एक्ट है, ठीक है। वो एक्ट आपका जैसे भी हो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप नीचे मेंशन कीजिएगा कि कितना पैसा और कितने महीने का सजा हो सकता है, ठीक है। एट्रोसिटी एक्ट भी इसी के सिमिलर है, एट्रोसिटी एक्ट 1989, उसके अंतर्गत भी कुछ प्रावधान है। अगर छुआछूत का मामला जाता है तो उसमें बहुत ही कड़ी आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 18 में देखें तो उपाधियों के अंत से रिलेटेड प्रावधान है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि आप गांव में हैं, ठीक है, आपके ऊपर एक पहले से आपके दादा परदादा को मिला हुआ है राय बहादुर का टैग, ठीक है, जो ब्रिटिश वालों ने दे रखा है। मान लीजिए किसी अन्य देश ने आपको कोई पदवी दे रखी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून के मतलब हमारे मतलब वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आपको राय बहादुर का पोस्ट नाम मिला हुआ है, ठीक है, नाइटहुड की कोई पोस्ट, मतलब ऐसे आपके टाइटल मिले हुए हैं, आपको एक उपाधि मिली हुई है। तो इन सब का ना हमारे जब संविधान निर्माण, मतलब संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, तो इन सब पे विचार करके अनुच्छेद 18 मेंशन किया गया, ठीक है, कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इन सारे टाइटल्स का क्या होगा? खात्मा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन का मतलब एक भावना, लोगों में भेदभाव का भावना कहीं ना कहीं इससे पनपता है, ठीक है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही है, भेदभाव, ठीक है। तो इसलिए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान किए गए। लेकिन आपके जैसे मान लीजिए कौशलता के आधार पर आप अगर डॉक्टर लगाते हैं नाम के साथ टाइटल, इंजीनियर लगाते हैं, अगर आपने वो पदवी ग्रहण करी है, या फिर आर्मी में कोई सेवा देते हुए आपके साथ कोई टैग लगा हुआ है, ठीक है, तो वो टैग इस अनुच्छेद के अगेंस्ट नहीं है। वो टाइटल टैग आप लगा सकते हैं क्योंकि वो आपका एक अचीवमेंट है, आपने वो प्राप्त किया है, ठीक है। अगर आपने किसी अन्य देश से कोई टाइटल मिल रही है, अगर अपना भारत सरकार या फिर संविधान में अभी जो पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, ठीक है, या फिर भारत सरकार ही बोल लीजिए, अगर ऐसी अनुमति मिलती है तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन बिना बताए सरकार को, बिना उनको आगाह किए ऐसा कोई भी पदवी पोस्ट आप नहीं ले सकते, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 18 के विषय, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं अन्य फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने देख लिया था कहाँ तक? 18 तक हमने देख लिया था, अनुच्छेद 18 तक, उपाधियों का अंत तक हमने देख लिया। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा कवर करता हूँ। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से लेके, वेट अ मिनट, 19 से लेके कहाँ तक है? 22 तक, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। अब इसमें देखिए अनुच्छेद 19 किस बात की स्वतंत्रता देता है आपको? बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, ठीक है। अब इसमें जो बोलने और अभिव्यक्ति में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए
वो किसी का भी मैटर है, अगर आप उसे अपने किसी भी एक्टिविटी के साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस बात की स्वतंत्रता आपके पास है, ठीक है। वो माध्यम कुछ भी हो, आप अपने बोलचाल से उसे एक्सप्रेस कीजिए, डांस के थ्रू एक्सप्रेस कीजिए, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कीजिए, इस बात की स्वतंत्रता आपको है, ठीक है। ये बात किस में है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए अब 19 का ही मतलब थोड़ा सा डिवीजन कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि 19 के अंतर्गत बहुत सारे मतलब प्रावधान हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है। 19 में तो मोटा मोटी आपने देख लिया, बोलने और अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन करने की स्वतंत्रता है। अब 19A में वही चीज मतलब दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में दी गई है, ठीक है। 19B में क्या है? अनुच्छेद 19B में अगर आप शांतिपूर्वक बिना हथियार लिए कहीं पे गुट बना के बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं इकट्ठा होने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के बी में दिया गया है। लेकिन आपने सुना हुआ, मतलब ये बात मतलब कभी कभी होती है जब कर्फ्यू वाई टाइप की कोई मतलब स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कोई ऐसा विषय है जिसमें कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें सेक्शन 144 इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आप बिना हथियार लिए भी अगर 4 से अधिक मेंबर खड़े हैं तो कार्रवाई आपके ऊपर हो जाती है, क्योंकि उस समय अनुच्छेद बी का आप हनन नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे समाज में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, समाज के हित में आपको वहाँ पे खड़ा होने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद बी का 19B का हनन नहीं माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 19C का, ठीक है। आर्टिकल 19C में क्या है? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19C में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे होता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर कोऑपरेटिव कमेटी या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस्टेब्लिश मतलब बनाने की या फिर स्थापित करने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के सी में लिखा गया है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19C के अंतर्गत, अब सी आ रहा है तो उसी में कमेटी ऐड करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। कमेटी मीन्स एक कलेक्टिविटी, ठीक है, जिसमें लोग कलेक्ट होते हैं और एक गठबंधन होता है या फिर एक जुड़ाव होता है या फिर एक संगठन या संघ का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 19C से ही कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है, ओके। आर्टिकल 19D की बात करें, ठीक है। आर्टिकल 1919D में क्या है? देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब डी को कोरिलेट करके याद कीजिए, कैसे? डी स्टैंड फॉर व्हाट? डिस्टेंस मान लीजिए। डी से डी का आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए याद करने के लिए, डी फॉर डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस यानी कि अगर आप किसी भी भाग में आने जाने की जो स्वतंत्रता है, अपने स्थान को छोड़ के अगर किसी भाग में आते जाते हैं, ठीक है, तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, है ना। तो अनुच्छेद 19 के डी में क्या है? कहीं किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ प्रावधान अभी आएगा कल्चरल माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में, कुछ प्रावधान है, तो कुछ एरिया, ठीक है, अपने ही भारत में, जैसे अभी जब तक 370 का संशोधन नहीं हुआ था, ठीक है, जो आपका जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था, ठीक है, जो 5 अगस्त को इम्प्लीमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उसके पहले आप अगर नहीं चाहता जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो आप वहाँ के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं घूम सकते थे। लेकिन अभी तो काफ़ी परिवर्तन हो गया है। जम्मू कश्मीर री स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करके कुछ आया था, ठीक है, या री इस्टेब्लिशमेंट या फिर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ठीक है, 2019, उसके अंतर्गत वहाँ पे परिवर्तन किया गया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे भारत में ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कल्चरल माइनॉरिटी के मतलब होता है ना कि उनका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ सेक्टर अभी भी प्रतिबंधित हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे तो नहीं विजिट कर सकते पूरे भारत में, जैसे जहाँ जहाँ पे थोड़े से कंडीशन है, लोकेशन कल्चर माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में, है ना, उनके फेवर में, तो वहाँ पे आपको विजिट करने की स्वतंत्रता नहीं है। बाकी आप जैसे आप चले जाएं अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पे एक सेंटलिस करके आइलैंड है, वहाँ पे आपकी जाने की स्वतंत्रता नहीं है, जाते भी तो आप जिंदा नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको मार के खा जाएंगे। तो ऐसे कुछ है लोकेशन जहाँ पे आप प्रतिबंधित है, बाकी पूरे भारत में आर्टिकल 19D के अंतर्गत जाके घूमने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में अगर आप इंजॉय करते जा रहे हैं तो होप कि आप काफ़ी अच्छे से आर्टिकल आपकी तैयार होती जाएंगी व्यवहारिक भाषा में, और आपके अनुच्छेद धीरे धीरे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, फीडबैक में क्या करना है आपको बखूबी पता होना चाहिए, है ना। तो आर्टिकल 19D के विषय में हमने बात कर लिया। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 19E के ऊपर। ठीक है, Where is my pen? ओके, तो आर्टिकल 19E में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, जैसे यहाँ पे घूमने की स्वतंत्रता थी, आने जाने की स्वतंत्रता थी, ऐसे ही आर्टिकल 19E में जाके रहने की बसने की स्वतंत्रता, जो कुछ सेक्टर में जैसे वहाँ पे कल्चर माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में कुछ मतलब लोकेशन प्रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे आपको बसने की स्वतंत्रता नहीं है। बाकी पूरे भारत में कहीं पे भी बसने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19E के अंतर्गत। ई से आप एक वर्ड ई को थोड़ा सा एक्सपांड कीजिए, इस्टेब्लिश्ड होना। ठीक है, ई से एक मीनिंग निकालिए, इस्टेब्लिश्ड होना, किसी लोकेशन में जाके वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होना यानी कि रहना, जाके बसना। ठीक है, तो अनुच्छेद 19E जब आएगा आपके सामने, या फिर कहीं बसने की स्वतंत्रता के विषय में बात होगी, या फिर कहीं जाके रहने की बात होगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 का ई आपको ये चीज़ याद कराएगा। देखिए, अनुच्छेद डी से डिस्टेंस यानी कि जाके घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद सी की बात की थी, सी स्टैंड फॉर व्हाट? कमिटी, कॉन्फ्रेंस, है ना। तो इससे क्या होगा, एक तरह से आप को रिलेट कर पाएंगे कि वहाँ पे संगठन यूनियन बनाने की मतलब स्वतंत्रता। अगर आप बात करें अनुच्छेद बी, है ना, बी से आप बॉम्ब ले लीजिए। ठीक है, बी स्टैंड फॉर व्हाट? बॉम्ब। ठीक है, अनुच्छेद 19 के बी में क्या था कि बिना हथियार के आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो बी स्टैंड फॉर व्हाट? बॉम्ब। विदाउट बॉम्ब आप उसको याद रखिएगा कि आप बिना हथियार लिए कहीं पे एकत्रित हो सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 19A में ए क्या होता है? ए से, ठीक है, ए से बस उतना ही याद रखिएगा, बोलने की और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। ठीक है, स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 19G की बात करते हैं। देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 19G की अगर हम बात कर रहे हैं, देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी वस्तु का, जैसे इलीगल थिंग्स है, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग्स है, ड्रग्स मेडिसिन पर्पज से नहीं किसी और पर्पज से यूज हो रहा है, उसका व्यापार हो रहा है, तो उस पर प्रतिबंध है। किसी भी ऐसे व्यवसाय का आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये भी वहाँ पे कंडीशन है, जिससे क्या हो, समाज को मतलब नुकसान पहुँचे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय व्यापार में आप लिप्त हो सकते हैं, इस बात की स्वतंत्रता आपको 19 के जी में लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 के जी में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं 19 आर्टिकल 20 को। ठीक है, अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो फंडामेंटल राइट्स में पहले हमने समानता के अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेदों पे बात की, 14, 15, 16, 17, 18 पे। अब बात करना है हम स्वतंत्रता से रिलेटेड। ठीक है, स्वतंत्रता से रिलेटेड हमने अनुच्छेद 19 को डिटेल में देखा। अब हम बात करना है अनुच्छेद उसी के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अंतर्गत ही। ठीक है, अब देखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी क्राइम किया है, ठीक है, अब आपको आती है पुलिस, उठा ले जाती है। ठीक है, अब उस समय आपके पास ये अधिकार है कि आप एक वकील हायर कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा, आपका पक्ष रखेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण मिला हुआ है आपको, वो अनुच्छेद 20 में है। और एक चीज और भी है इसमें, वो क्या है बताइए? अनुच्छेद 20 में ही एक चीज और भी है कि आपको 24 आवर्स के अंतर्गत, जैसे अगर मतलब होता है ना कि 24 आवर्स के अंतर्गत अगर आपको गिरफ्तार की गई है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई है, तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने मतलब रखना ही होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 में आपको ये दिया गया है। ठीक है, ओके, चलिए अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और जीने का अधिकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है।
अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, राइट टू प्राइवेसी, ये सारे किस में है? अनुच्छेद 21 में है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट के अंतर्गत ऐड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन को बनाया गया है, वो अनुच्छेद 21A में है। प्राइवेसी का भी विषय इसी में इंक्लूड किया है। राइट टू प्राइवेसी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो भी अनुच्छेद 21 में ही मेंशन है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अनुच्छेद 21A में, ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, उसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21A आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो बहुत सारे एग्जामों में पूछता है ना। चलिए अगला देखिए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशा में गिरफ्तारी के से रिलेटेड संरक्षण, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में मेंशन है। अभी देखते हैं। देखिए कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण का क्या मतलब है? जैसे होता है ना निवारक निरोध से रिलेटेड, एक होता है निवारक निरोध, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, कि आपके ऊपर संदेह है कि आप कुछ इलीगल ट्रेड्स वगैरह या फिर किसी ऐसे मतलब किसी ऐसे एक्टिविटी में लिप्त हैं, ठीक है, जिस संदेह में आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उस समय मतलब कुछ संरक्षण आपको गिरफ्तारी से रिलेटेड दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है, ठीक है। और अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 20 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए यहाँ तक हमने कवर कर लिया अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के साथ दुर्व्यवहार या बलात्श्रम पर प्रतिषेध। अब बलात्श्रम का तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बलात्श्रम? देखिए अगर कोई व्यक्ति आपको बंधुआ मजदूर की तरह रख के कार्य करवाता है, ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी को ज़बरदस्ती थोड़े रुपए में खरीद के उससे ज़बरदस्ती बहुत सारे काम करवाना, है ना। जैसे आप देखेंगे गांव में होता क्या है कि भट्ठा मालिक क्या करता है, कुछ रुपए दे के बंधुआ मतलब दे देता है इनको मजदूरों को, जिससे वो पूरे साल उसी पैसे में कार्य करते रहते हैं, ठीक है, चाहे स्थिति जो कुछ भी हो, लेकिन आपको कार्य करके देने होते हैं। लेकिन कुछ उसमें स्वतंत्र रूप से भी कार्य करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको आपके विषम परिस्थिति में आपको कुछ पैसे दे देते हैं और उसके बदले आपसे मतलब 2 साल 3 साल ऐसे बंधुआ मजदूर की तरह अपने घर पे नौकर की तरह रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका शोषण किया जा रहा है ज़बरदस्ती या फिर किसी साजिश की तरह तहत, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 23 का विषय हो जाता है, ठीक है। और जैसे होता है ना कि मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, तो ये भी क्या है? ये भी अनुच्छेद 23 का विषय हो जाता है। बलात्श्रम भी आपका 23 का विषय हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बलात्श्रम क्या है? बंधुआ मजदूरी या फिर फोर्सफुली किसी से ऐसे काम करवाना जो उसके मतलब क्या है जीवन मतलब गरिमा में जीवन के अगेंस्ट है, या फिर वो नहीं करना चाहता है, या फिर मजबूरी में आप उससे उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, तो वो अनुच्छेद 23 का विषय हो जाता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 24 पे आते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है वो देखिए। कारखानों आदि बाहर का काम, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 14 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, तो उसको ना आप ऐसे किसी काम में नहीं डाल सकते जिसमें उसका ना जीवन रिस्की हो जाए, ठीक है, या फिर उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना, या फिर आप चिल्ड्रेन डेवलपमेंट बोल लें, एक बाल विकास या फिर मानव विकास की जो स्थिति है वो अगर प्रभावित होती है या फिर उसका जीवन रिस्क में जाता है या फिर वो मतलब विकसित होने की उसकी संभावना ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में अगर उसको आप डाल देते हैं तो उसके संरक्षण में अनुच्छेद 24 बात करता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें दिया गया है अनुच्छेद 24 में। ऐसे बच्चों को, ठीक है, आप जो 14 से कम वर्ष के बच्चे हैं उनको आप घरेलू कुछ ऐसे काम में डाल सकते हैं जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो, ठीक है। और या फिर इंटरटेनमेंट वाले अगर कोई मतलब आपके पास व्यवसाय है या फिर कोई इंडस्ट्री है इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे उसका जीवन रिस्की नहीं है, ठीक है, या फिर उसका डेवलपमेंट बाधित नहीं होता है, तो उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 में ये सारी बातें लिखी गई हैं। चलिए अब बात करते हैं हमने 24 तक देख लिया, ठीक है। और देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार था वो कहाँ तक था? यहाँ तक था, अनुच्छेद 22 तक, ठीक है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, यहाँ पे देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिए गए हैं, ये हमने देख लिया।
शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? अनुच्छेद 23 और 24 में। 23 में क्या था? बालाश्रम, उसमें मतलब 14 साल के बच्चों की बात नहीं है, उसमें किसी भी एज का इंसान है अगर उससे ज़बरदस्ती आप कार्य करवा रहे हैं तो अनुच्छेद 23 का विषय बनता है। अगर अनुच्छेद 24 में जाते हैं तो कोई बच्चा अगर 14 साल से कम है उससे कोई जबरन होता है ना कि आप देखेंगे दुकानों पे गरीब बच्चों को ऐसे मतलब उनके साथ निर्दयी तरीके से उनसे मतलब उनके जीवन का उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे बगैर काम पे काम दिए जाते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत उसको संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव, बच्चा अपना भविष्य खराब कर लेता है उन सब चीज़ों में, या फिर उसके गार्जियन ऐसी स्थितियों में डाल देते हैं जिससे उसका भविष्य खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 23 और 24 तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके मतलब आसपास देखने को मिलता है चीज़, है ना। तो अनुच्छेद अब आते हैं किस पे? अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धर्म कितना इंपॉर्टेंट है, धार्मिक विषयों को जानना, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड आपके लिए जानना कितना ज़रूरी है। एग्जाम तो छोड़िए, आपके जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें देखिए हिंदू मुस्लिम, है ना, हिंदू मुस्लिम और फिर और भी जैन पारसी और फिर बौद्ध, ये कंट्रोवर्सी जो चलती रहती है ना, वाद विवाद, है ना, कि ये मंदिर वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनसे रिलेटेड संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान इनके विषय में क्या बात करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना और आपकी जिम्मेदारी है इन बातों को अपने जीवन में उतारना और एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए अगर होता यूँ है कि ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो राज्य है वो किसी एक विशेष धर्म को महत्व दे सकता है क्या, ठीक है। क्या राज्य किसी धर्म से पृथक्कृत है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। क्या राज्य किसी धर्म विशेष से टैक्स वसूल सकता है क्या? वहाँ पे कर लगा सकता है क्या धार्मिक स्थल पे? तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके आंसर सुनिए। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी स्टेट के साथ किसी धर्म को नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि जो धर्म का विषय है वो स्टेट के विषय से पृथक्कृत है, अलग है, ठीक है। ये हमेशा नीट एंड क्लीन अपने माइंड में रखिएगा कि भारत में किसी भी स्टेट में किसी धर्म को एक स्टेट के अंतर्गत, ठीक है, विशेष महत्व नहीं मिला हुआ है। सभी धर्मों को समान संरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। सभी जो धर्म प्रचारक हैं धर्म विषय को लेके चलते हैं, ठीक है, या फिर कोई रिलीजियस मैटर है जिसमें मंदिर की स्थापना हो या फिर उनका प्रचार प्रसार हो, इससे रिलेटेड कोई भी मैटर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, ठीक है, एक विशेष प्रकार का दर्जा नहीं पाती है। सबको एक समान नज़र से देखा जाता है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा बैठाए रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या बात करी थी कि क्या टैक्स लगाया जा सकता है? क्या नहीं लगाया जा सकता है, इसका भी संरक्षण दिया गया है, अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये कुछ बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल्स पे, ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अभी देखिए आप किसी भी धर्म को, जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म के हैं, ठीक है, या मुस्लिम धर्म के हैं, अगर आप चाहते हैं स्वतंत्रता से अपनी आपकी खुद की स्वतंत्रता अपनी स्वेच्छा से आप चाहते हैं एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना, तो आप स्वतंत्र हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, ठीक है। आप किसी भी धर्म के हैं या फिर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं या दूसरे धर्म का, इस बात की भी स्वतंत्रता आपके पास है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप नहीं चाहते कि हम किसी भी धर्म को माने, ठीक है, आप चाहते हैं होता ना कि मैं नहीं मानता किसी भी धर्म का, तो ये भी स्वतंत्रता, ठीक है, आपको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिली हुई है। आपको कोई ज़बरदस्ती किसी भी धर्म को नहीं मनवा सकता, ठीक है। ये आप दिमाग में क्लियर रखिएगा, अनुच्छेद 25 में ये बातें दी गई हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 पे बात करते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। केरला में एक मंदिर है, ठीक है, वो कोई अयप्पा गॉड करके हैं, ठीक है, और उसका नाम क्या है? एक मिनट मुझे याद करने दीजिए, उस मंदिर का नाम क्या है? केरला की एक मंदिर बहुत चर्चित थी ऐसे धार्मिक मैटर के लिए, क्या नाम था उसका केरला का? एक मिनट रुकिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसको करता हूँ कुछ।
एक मिनट रुकें आप। चलिए, अभी तक हमने बात किया था कहाँ पे, अनुच्छेद 26 पे अभी तक हम पहुँचे थे, जहाँ पे हमने बात किया था क्या, अनुच्छेद 26 के। अभी देखिए हमने ना काफ़ी आगे तक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन ये वीडियो ना स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। हम लगभग ख़त्म कर चुके थे, इसलिए एनर्जी थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट तो किया था, बट आई डोंट नो कि ये प्ले स्टार्ट क्यों नहीं हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा मेहनत व्यर्थ गया है। यानी कि मैं लगभग आपका DPS भी ख़त्म कर चुका था, ठीक है, तब जाके चेक किया तो अभी तो ये चल ही नहीं रहा था, है ना। तो ठीक है, अनुच्छेद 26 से अगेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 में हमने क्या बात करी थी, अनुच्छेद 26 में हमने एक एग्जाम्पल कोट करने की बात करी थी, ठीक है। तो अनुच्छेद 26 में सबरीमाला जो टेम्पल है, कहाँ का, केरला का, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 14 का, ठीक है। 26 और 14 में क्या हुआ था, एक विवाद उत्पन्न हुआ था, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड। सबरीमाला टेम्पल में एक गॉड ऐप्पा करके हैं, ठीक है। तो उस वो क्या है, उस मंदिर के देवता हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी मान्यता थी इन लोगों की, जो सबरीमाला टेम्पल के पुजारी वगैरह थे, या फिर उसको मतलब चलाने वाले लोग थे, ठीक है। उनकी मान्यता था कि अगर कोई 10 साल 12 साल या 14 साल की कोई भी महिला अगर मंदिर में प्रवेश करती है, तो मंदिर की जो मतलब पहले से परंपरागत उसकी जो स्थिति बनी हुई है, उसका जो पवित्रता है उस वो प्रभावित होगी, क्योंकि मतलब इस एज के बाद महिलाओं में जो मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, जिसको आप पीरियड्स बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता है। ऐसा उनकी एक मानसिकता थी, जिसको खंडित किया गया अभी 5 बेंच, ठीक है, सॉरी 5 जजों की बेंच ने उस विचारधारा को खंडित किया, और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है उसको मैनेज करने की अपने धर्म विषय को, ठीक है, उसके अगेंस्ट अनुच्छेद 14 को ज़्यादा मतलब इम्पावर्ड किया गया, ठीक है। तो जो इक्वालिटी है महिलाओं का या फिर किसी भी वर्ग का, उस वो कहीं ना कहीं इस अनुच्छेद 26 से ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे दिखता हुआ प्रतीत हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या है, हमने पहले ही बात किया था, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी धर्म विशेष के ऊपर टैक्स लगा के, ठीक है, उनको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स संबंधित जो स्वतंत्रता है वो कहाँ पे है, अनुच्छेद 27 में, ठीक है। तो यही बात इसमें भी लिखी गई है। अनुच्छेद 28 में देखिए क्या है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई इंस्टीट्यूशन फंडेड है, या फिर स्टेट सेक्टर का या सेंट्रल सेक्टर का है, यानी कि सरकार का मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें अगर पैसा जा रहा है, मैनेजमेंट या खर्च जा रहा है, ठीक है, तो उसमें ना उस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता, ठीक है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, उस शिक्षण संस्थान में किसी अन्य धर्म के बच्चे को फोर्सफुली नहीं बैठाया जा सकता। उसकी स्वतंत्रता है, अगर 18 साल से कम का है तो उसके गार्जियन की अनुमति जरूरी है, अगर 18 साल के ऊपर का है तो उसका खुद का कंसेंट होगा, वो क्या करता है, कैसे चीज़ों को लेके चलता है, ठीक है। तो ये बात आप अनुच्छेद 28 में देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद अब बात करते हैं, देखिए अभी तक हमने बात किया धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड विषयों के ऊपर। अब हम बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकारों के ऊपर, ठीक है, जो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आएंगे, ठीक है। तो हर एक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले अनुच्छेद 29 का, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार हैं। तो अभी हम जब बात कर रहे थे अनुच्छेद 19 का डी, ठीक है, अनुच्छेद 19 का ई, ठीक है, इनके ऊपर जब हम बात कर रहे थे, डिस्टेंस फॉर व्हाट, डिस्टेंस यानी कि कहीं पे जाके घूमने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद ई इस्टेब्लिश्ड यानी कि कहीं पे जाके बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 29 इसके अगेंस्ट खड़ा होता है। जैसे कुछ कल्चर माइनॉरिटी वगैरह, जैसे हर एक जगह पे नहीं खड़ा होता, जैसे कुछ कल्चर माइनॉरिटी को अगर अपना क्या करना है, संस्कृति को संरक्षित रखना है, वो कोई प्लेस से रिलेटेड हो सकता है ना, किसी स्थान विशेष से अगर रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे जाने की स्वतंत्रता नहीं है आपको, ठीक है। इनको एक संरक्षण मिला हुआ है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, ठीक है। वहाँ पे बसने की स्वतंत्रता आपको नहीं मिली है, ठीक है, याद रखिएगा।
अनुच्छेद 30 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार मिला हुआ है। याद रखिएगा, अल्पसंख्यक वर्ग कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, वो अगर अपना स्वयं का से स्वयं फंडेड कोई इंस्टीट्यूट चलाना चाहता है, अपने लोग को 100% रिजर्वेशन देना चाहता है, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 30 का विषय हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे हमने बात किया अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के जो अधिकार हैं, इसमें 100% वो रिजर्वेशन तो दे सकता है अपने वर्ग के लोगों को। एक चीज़ और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि अगर मान लीजिए वहाँ पे किसी और मतलब धर्म विशेष का कोई व्यक्ति है, वहाँ पे वो अपना शिक्षण पूरा किया और वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर वो चाहता है उस शिक्षण संस्थान में किसी बढ़िया पोस्ट पे रहना, है ना, और वो जो शिक्षण संस्थान है वो किसी विशेष धर्म से रिलेटेड है, तो विशेष धर्म को एक मतलब अधिकार दिया गया है। वहाँ पे मौलवी, मौलाना अगर मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, या फिर पादरी वगैरह क्रिश्चियन से रिलेटेड है, तो कुछ पोस्ट को मतलब सिर्फ उसी धर्म के लोगों को ही दिया जाएगा। ठीक है, और ये अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 16 में पब्लिक, है ना, पब्लिक वेलफेयर में आपको मतलब सेवा देने के अवसर की समानता है ना, तो ये अनुच्छेद 16 का हनन नहीं माना जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम संवैधानिक उपचार के ऊपर। अभी तक हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, बताइए, कल्चर माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, उनके जो राइट्स हैं। अब बात करेंगे हम जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार, ये इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का विषय यानी कि अनुच्छेद 32, इसको अपने जो संविधान को ड्राफ्ट किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने, इसको संविधान का आत्मा का उपाधि दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको लागू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अनुच्छेद 32 में लिखी गई है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है रीट। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है रीट जारी करता है। ठीक है, रीट जारी करता है, जैसे आपका किस प्रकार का वायलेशन हुआ है आपके अधिकार का, ठीक है, उसी हिसाब से वो रीट जारी करता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 32 को आपने जान लिया, इसी के पैरेलल अनुच्छेद 226 भी है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और जो काम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है वही अनुच्छेद 226 भी हाई कोर्ट देखता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है उसे होके जाना पड़ेगा क्या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास? नहीं, आपके पास ये अधिकार है, आप सीधे जा सकते हैं विदाउट हाई कोर्ट में गए भी। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जारी करने की शक्ति अधिक है हाई कोर्ट से? तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्शन है। एक आप याद रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है इस विषय में कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होने के बावजूद भी उसके पास जो हाई कोर्ट के अपेक्षा रीट जारी करने की शक्ति है वो कम है। ठीक है, और हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से अधिक है शक्ति रीट जारी करने के संबंध में। ठीक है, ये हमेशा अपने दिमाग में नीट एंड क्लीन रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इतना जानने के बाद अनुच्छेद 33 के ऊपर। मौलिक अधिकारों को लागू करने में जो संसद की शक्ति है, पार्लियामेंट किस प्रकार से आपका फंडामेंटल राइट्स लागू करवाती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 33 का विषय हो जाता है। अनुच्छेद 34 में देखिए क्या लिखा गया है, सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगती है ना, वो संबंधित प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 34 में। जैसे मान लीजिए आप किसी भी डिफेंस सेक्टर में आप हैं, ठीक है, आपकी ड्यूटी किसी ऐसी स्थिति में लगी है जहाँ पे आपका जो आर्टिकल 21 है यानी कि डिग्निटी ऑफ लाइफ या फिर दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं उस स्थिति में हनन हो रहा है उस चीज़ का, लेकिन आप एक डिफेंस पोस्ट पे हैं और स्थिति संभाल रहे हैं, तो वो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत ये कहा गया है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर कहीं पे मतलब अफस्पा कानून लगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे क्षेत्र विशेष में मतलब ऐसी स्थिति है कि वहाँ के लोगों को कुछ स्वतंत्रता उनकी बाधित की गई है ना, जैसे होता है ना आर्टिकल 19D में कहीं घूमने बसने की, और फिर आर्टिकल DE की बात कर लिए घूमने बसने की। अगर कहीं आर्टिकल आप बात करें C की कॉन्फ्रेंस वाली जो कमेटी बना के कहीं बैठने की, तो वो भी मनाही है। आर्टिकल 19 का जो आपने B देखा था, बॉम्बिंग वगैरह बिना हथियार के कहीं पे बैठना चाहते हैं, तो वो भी मनाही हो सकता है, तो ये आपका हनन नहीं माना जाएगा
अनुच्छेद 34 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 35 में क्या है, मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 35 में दिए गए हैं। जैसे किसी भी मौलिक अधिकार को किस प्रकार से लागू करवाया जाएगा, ये अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आर्टिकल 31 आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो प्रॉपर्टी का जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ था उसको हटा दिया गया था। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था या 44? क्लियर कीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट क्लियर करके चलते हैं। आई थिंक 44 था। ओके, तो हम सही थे, ठीक है। तो आर्टिकल जो 31 था, ठीक है, इसको 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, ठीक है, 1978 में हटा दिया गया था। याद रखिएगा, 1978 में इसको फंडामेंटल राइट्स के स्थान से हटा के इसको एक लीगल राइट्स बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंतर्गत। तो ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे तो इतना आपको पता होना चाहिए, कौन सा अमेंडमेंट, कब और फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत और किस प्रकार का। देखिए, यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको एक फंडामेंटल राइट से हटा के विधिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं हम भाग 4 के ऊपर, यानी कि डीपीएसपी के ऊपर, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के ऊपर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। जो डीपीएसपी का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 36 से लेके 52 के बीच में आता है। आर्टिकल 36 यानी कि अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य का परिभाषा, ठीक है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। जैसे हमने आर्टिकल 12 में बात करी थी डिफिनीशन ऑफ स्टेट, वैसे ही आर्टिकल 36 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट है। डिफिनीशन ऑफ स्टेट में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ स्टेट में कौन आते हैं, पार्लियामेंट आता है, ठीक है। वहाँ किसी स्टेट में कौन आता है, वहाँ का लेजिस्लेचर आता है, यानी कि विधानमंडल आता है। उसके बाद क्या आता है, वहाँ पे छोटी मोटी जो होती है ना कुछ अथॉरिटी, कुछ प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर से फंडेड कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन ऐसा, वो स्टेट के डिफिनीशन में आता है, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 36 हमने देख लिया। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया, 1 मिनट इसे चेक कर लें, चल रहा है या फिर ओके चल रहा है। तो अनुच्छेद 37 में बात की गई है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी राइट मिला हुआ है, डीपीएसपी के अंतर्गत कोई भी आपको दिया जाता है सुविधा, ठीक है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें हेल्थ की बात की जाएगी, आपको समान न्याय के अधिकार दिलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करेगा, ठीक है। और भी इसमें आपको जैसे आर्टिकल 39 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल अभी इसमें कुछ अनुच्छेद आते रहेंगे, तो उसमें मान लीजिए कोई भी आपको अगर किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत आपके हित में कोई भी प्रावधान है, तो अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं है, उसके पास राजस्व नहीं है, अगर वो नहीं दे रहा है ऐसी सुविधा, तो आप उसके लिए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो इनफोर्सिएबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, गैर परिवर्तनीय का विषय है, ठीक है। आप उसे मतलब वाद योग्य नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमने अनुच्छेद 37 देख लिया। अनुच्छेद 38 के ऊपर बात करते हैं। राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। देखिए, वेलफेयर ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राज्य कल्याण का जो विषय है, भारत के संविधान में किस भाग में या फिर किसके अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपके पीसीएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान में किस भाग में आता है, तो भाग 4 में। किसके अंतर्गत आता है, भाग 4, डीपीएसपी इसमें बात की गई है, ठीक है। चलिए, अब हमने देख लिया 38 देख लिया। अब बात करेंगे हम 39 के ऊपर, ठीक है। अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है। अभी हमने बात करी थी, आप मैन हो, वुमेन हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी वर्ग से हो, ठीक है, किसी भी सेक्स से हो, अगर आपको जॉब मिली हुई है, ठीक है, अगर आप सेम टाइम सेम इफर्ट किसी भी कार्य के लिए देते हैं, तो आपको सेम सैलरी मिलेगी, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 39 में लिखी गई है। अनुच्छेद 39 में अमेंड करके एक और भी आर्टिकल ऐड किया गया, 39A,
जिसमें ये कहा गया कि आपको भी समान न्याय मिलेगा, ठीक है। समान न्याय का जो आप बात करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और क्या था, सोशल जस्टिस, ये आपके प्रियम्बल में वर्णित है। इसकी पूर्ति अनुच्छेद 39A के अंतर्गत की जाती है। समान न्याय का तात्पर्य है अगर आपके पास वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं है या फिर सुविधा नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए किसी केस में वकील भी अपने तरफ से देगा, ठीक है। तो वो हो जाएगी निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। चलिए 39 के ऊपर बात हमने कर ली। अब 40 के ऊपर आइए। ग्राम पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 का विषय है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। अब अनुच्छेद 40 जो है एक प्रकार का गांधीयन प्रिंसिपल का, ठीक है, हिस्सा है, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है, सोशलिज्म और लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी में, यानी कि डीपीएसपी को 3 भागों में बांट के देखा जाता है, उसको अलग से देख लेंगे हम, ठीक है। अभी इतना जानिए कि अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल का विषय है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 41 में देखिए क्या है, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोगों को सहायता पाने का अधिकार होगा, ठीक है। अब इस आर्टिकल को आप डायरेक्टली कोविड-19 के सिचुएशन से कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए कोविड-19 के समय में क्या हुआ था, परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से या किसी अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अगर मुंबई, दिल्ली या फिर किसी अदर स्टेट में या फिर आउट ऑफ कंट्री जाके कहीं पे जॉब कर रहे थे, ठीक है, कोविड-19 में आपका जॉब हटा, स्थिति ऐसी बनी, ठीक है, और अब बेरोजगार हैं आप, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने वहाँ व्यवसाय, है ना, जॉब या रोजगार की व्यवस्था कर रही थी। ऐसा हर एक स्टेट गवर्नमेंट दावा कर रही थी उस समय, ठीक है। तो अनुच्छेद 41 से आप लिंक बना पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काम की बात हो गई, शिक्षा। अब उस समय क्या चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट बार बार क्या कर रही थी, शिक्षा जो मतलब है उसको ऑनलाइन मीडिया के तहत, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इस पे नियम बना रही थी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। उसके लिए वो अपने अलग अलग से अपना क्या नियम कानून जारी कर रही थी, ठीक है। अगर हम बात करें अन्य सहायता में, तो जैसे मान लीजिए कोई बेरोजगार है ना, और उसके पास राशन नहीं है, तो उस समय राशन की भी व्यवस्था अलग से यहाँ की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हट के स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए अलग से राहत में राशन की व्यवस्था कर रही थी, कुछ रुपए भी देने का दावा किया था, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 41 का विषय हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 42 के ऊपर। एक मिनट चेक करते हैं ये हो रहा है कि नहीं। ओके, अनुच्छेद 42 में क्या है, न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। चलिए एक आया था स्कीम मातृत्व व्यय वंदना योजना, आई थिंक, ठीक है। उसमें क्या था कि महिलाओं को एक विशेष छुट्टी दी जाती थी, आई थिंक 6 वीक या 7 वीक का। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। ओके, तो चलिए हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 42 के ऊपर, ठीक है। न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान जो हम बात कर रहे थे, क्या मातृत्व वंदना योजना, उसके अंतर्गत शुरू में क्या था 6 मंथ का लीव मिला था, ठीक है। बाद में इसको 2017 में अमेंडमेंट करके इसको कितना कर दिया गया, 10 मंथ तक, ठीक है। 10 मंथ में इसमें 6 मंथ का क्या था, पेड लीव था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई महिला किसी व्यवसाय में थी तो उसको जो छुट्टी मिली है उसका सैलरी 6 मंथ का उसको पेड लीव मिला था, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत इसका प्रावधान जाता है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। पेड लीव का मतलब 6 महीने तक वो रेस्ट में रहेगी लेकिन उसकी सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये मातृत्व वंदना योजना का मतलब एक स्कीम है, ठीक है, उसके अंतर्गत मिलता है अनुच्छेद 42, ठीक है, इस बात का प्रावधान करता है, ठीक है। और न्याय संगत और मानव उचित दशाओं की से तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी जॉब, फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक्सट्रीम क्लाइमेट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसी दशाएं हैं जिससे आपका जीवन ही संकट में है, तो ऐसी स्थितियों से मतलब संरक्षण मिलेगा, ये अनुच्छेद 42 में प्रावधान है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 किस विषय में बात करता है, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है। ये भी एक तरह से गांधीयन प्रिंसिपल का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें देखिए मजदूरी और कुटीर उद्योग, जैसे मान लीजिए कि किसी विलेज में एक कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग बैठाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मजदूरों को जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 43 का विषय हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा
कि कॉटेज इंडस्ट्री को जो इंसेंटिव मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है या फिर उसको एम्पावर किया जाता है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, ठीक है, और ये किसका विषय है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत डीपीएसपी का या फिर फंडामेंटल राइट्स है। तो ये आप याद रखिएगा, डीपीएसपी का विषय है, अनुच्छेद 43 का विषय है क्या, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 44 के ऊपर। इसमें बात की गई है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान, ठीक है। अब समान नागरिक संहिता का क्या तात्पर्य है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला स्टेट कौन बना जिसने अपने वहाँ समान नागरिक संहिता लागू करवाया। समान नागरिक संहिता का मतलब समझिए, जैसे आप किसी भी धर्म विशेष से हो, किसी भी धर्म से अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो जो नियम कानून मेरे ऊपर लगेगा, मेरे किसी भी स्थिति में, शादी से रिलेटेड मैटर हो, डिवोर्स से रिलेटेड मैटर हो, या फिर किसी स्थिति में मुझे राहत मिल रहा है ना, या फिर कोई हेल्प मिल रही है, तो जिस प्रकार का कंडीशन होगा मेरे साथ, मैं चाहे किसी भी धर्म विशेष से हूँ, ठीक है, वही सेम फैसिलिटी किसी अन्य धर्म विशेष को भी मिलेगा सेम सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता किस में है, अनुच्छेद 44 में। पहला स्टेट कौन बना, गोवा, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 45 के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद 45 में देखिए क्या है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जो जिम्मेदारी राज्य की है, ठीक है, ये 5 साल तक के बच्चों के लिए है, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा दरिया बंटता है, उसके बाद क्या मिलता है, भोजन मिलता है, और क्या है, बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। ये किसका भाग हो जाता है, अनुच्छेद 45 का हिस्सा हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 21A में तो फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया कि अब कितने तक के बच्चों को, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स बनाया गया कि फ्री एजुकेशन मिलेगा, कितने तक के बच्चों को मिलेगा। आर्टिकल 21A के अंतर्गत था ना कि 21A के अंतर्गत 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 2002 में, जिसमें क्या बना दिया गया, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बना दी गई। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी यही है कि आप बच्चों का, ठीक है, बच्चों में शिक्षा का जो है, ठीक है, स्तर अच्छा हो, इसके लिए गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, समाज की जिम्मेदारी होगी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 45 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी किसका होगा, बच्चों में, राज्य का होगा, ठीक है। अनुच्छेद 46 में क्या है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का जो प्रावधान है, ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, जैसे होता है ना रिजर्वेशन देना या फिर उनको अलग से फैसिलिटी देना, स्कॉलरशिप देना, है ना, तो ये अनुच्छेद 46 का विषय हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी होता है ना, इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी उनके हित में प्रावधान करना, ये अनुच्छेद 46 का विषय है, ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या दिया गया है बताइए, अनुच्छेद 47 में किस विषय पे बात होती है, 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए ये चल रहा है या नहीं। ओके चल रहा है। अनुच्छेद 46 तो हो गया, ठीक है। अनुसूचित स्कॉलरशिप सीधे मान लीजिए ना, जब आप बचपन में थे तो अगर आप SC ST या फिर अन्य किसी रिजर्व सेक्टर से थे तो आपको मिलता था स्कॉलरशिप, आने को नहीं मिलता था। स्टेट का वो जिम्मेदारी था किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन किसके हित को ज़्यादा महत्व देना है, कौन ज़्यादा मतलब हैम्पर्ड एक वर्ग है ना। तो ये चीज़ें मतलब ठीक है, आपने बचपन में देखी होगी, अभी तो सबको मिलता है ना। अभी देखिए अनुच्छेद 47 की बात करें। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य, ये किसका होगा, स्टेट का। लेकिन अब पोषण का वही हमने बात की थी कि अगर अब आप अपनी पोषण करवाना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, तो आप जाके स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड नहीं कर सकते कि हमारा सेहत खराब हो रहा है, हमारे लिए फ्रूट्स की व्यवस्था की जाए, हमारा सेहत खराब हो रहा है, हमें पनीर, साग सब्जी, रोटी, दाल मखाना सब कुछ, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट। वो अपनी सुविधा, अपनी रिवेन्यू के हिसाब से आपका पोषण और जीवन स्तर अच्छा हो, ठीक है, और आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, इसकी व्यवस्था करेगा। ये अनुच्छेद 47 में दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 का। अभी देखिए कृषि और पशुपालन संबंधित जो प्रावधान हैं, ठीक है, कृषि और पशुपालन संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 48 के विषय में आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 48 में एक प्रावधान ये भी है, दुधारू पशुओं की हत्या आप नहीं कर सकते, ठीक है।
उनका मतलब उनका संरक्षण अनुच्छेद 48 के अंतर्गत लिखित है। ठीक है, दुधारू पशुओं का आप वध, हत्या या फिर उनको इस प्रकार के मैटर में इंक्लूड नहीं कर सकते खान पान में। ये अनुच्छेद 48 का विषय है, लेकिन इसको लागू करवा पाना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। ठीक है, चलिए 48A में बात करें, पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, है ना, इन्वायरमेंट एंड, और फिर क्या है, वन्य जीवों का। ठीक है, फॉरेस्ट जो होता है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो उनका जो प्रावधान है 48A में किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, तो 48A। ठीक है, तो पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण 48A में मेंशन्ड है। 48 का प्रावधान आपने देख लिया। कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 48 में। कृषि और पशुपालन, ठीक है, किसमें है, 48। ठीक है, 48A में पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, तो ये 48 यही है, 48 और 48A। ठीक है, 47 तो हमने देख ही लिया था। 49 की बात करें तो अनुच्छेद 49 को देखिए, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, जैसे होता है ना कल्चरल हेरिटेजनल कोई चीज़ें होती हैं, अपने भारत का जो हेरिटेज है ना, तो उनका जो मतलब संरक्षण, जैसे मान लीजिए आगरा का ताजमहल है, लाल किला है ना, या फिर आप मान लें क्या, मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्तूप हैं, वाराणसी में जो आपका सारनाथ है वहाँ पे जो स्तूप है, तो ऐसी चीज़ों का जो मतलब संरक्षण है ना, वस्तुओं का संरक्षण, स्थान का एक महत्व है ना, तो ये किसका विषय हो जाता है, अनुच्छेद 49 का। ठीक है, अनुच्छेद 49 में ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 50 में अगर देखें, ठीक है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, इनके कार्य का विभाजन है। और होता है ना कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, और शक्तियों का बंटवारा और शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो ये चीज़ें किस में हैं, अनुच्छेद 50 में। लेकिन एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा कि भारतीय संविधान में, ठीक है, कि वहाँ पे बंटवारा की बात की गई कि शक्तियों का बंटवारा हुआ है। ठीक है, कि न्यायपालिका का ये है, कार्यपालिका का ये है, विधायिका का ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, क्या ये मतलब एक तरह से बिल्कुल सेपरेट है क्या, नहीं, यहाँ पे विभाजन की बात है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम उस तरह से नहीं, आप मान लीजिए कि सेपरेशन है ना, तो उस तरह से नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। ठीक है, होल्सोन कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। तो अनुच्छेद 50 देखिए यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है 2020 के एग्जाम में, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर किस आर्टिकल में है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। हाय, शक्तियों का बंटवारा, अनुच्छेद 50 याद रखिए। ओके, चलिए इस प्रकार से हमारा डीपीएसपी भी समाप्त होने वाला है ना। तो अनुच्छेद 50 हमने देख लिया। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 51 को। अनुच्छेद 51 में क्या बातें लिखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 51 में ये बात कही गई है कि जो इंटरनेशनल पीस है ना, और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी होता है ना, पीस कीपिंग फोर्स वगैरह, ठीक है, तो अपने वहाँ के भी लोग, अपने वहाँ के आर्मी सेक्टर से भी जाके लोग इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में भी होते हैं। ठीक है, अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति बनी रहे, तो अभी टर्की में जो आपका अर्थक्वेक अभी हाल फिलहाल में आया है, उसमें अपनी एनडीआरएफ की 2 टीम गई है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा संबंधित प्रावधान, शांति संबंधित प्रावधान, ये अनुच्छेद 51 के विषय हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स का प्रावधान, है ना, अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो डीपीएसपी के अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, इंटरनेशनल पीस कीपिंग मतलब इंटरनेशनल लेवल पे शांति सुरक्षा, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। करते हैं हम किसके ऊपर,
मौलिक कर्तव्य के ऊपर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A का विषय है, ठीक है। इसको कब डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन में एक कमेटी गठित हुई थी, ठीक है। तो उन्हीं के मतलब दिए गए रिकमेंडेशन से मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया अपने भारतीय संविधान में, ठीक है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्या, कितने थे जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुए, मौलिक कर्तव्य ऐड हुए, तो उस समय केवल 10 थे, ठीक है। अभी इसकी स्थिति 11 हो गई है, यानी कि 10 + 1, ठीक है, तो इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये भी यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या मौलिक कर्तव्य का वहन ना करे कोई इंसान तो क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे वर्मा कमेटी वमेटी गठित हुई थी इसके लिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपको मानना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने तिरंगा जलाया और जैसे मान लीजिए राष्ट्रगान का अनादर किया तो आपकी नागरिकता भंग हो सकती है, देशद्रोह का आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उसका मतलब होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं उनका आप इंसल्ट नहीं करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट, मतलब होता है ना कि राष्ट्रगान को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं पर्सनली, तो आपका पर्सनल वो मैटर हो जाता है, लेकिन उसका डिसरिस्पेक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, स्वर्ण सिंह कमेटी, 42वां संविधान संशोधन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि इसको मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया, तो उस समय यूएसएसआर बोल लें, ठीक है। और रसिया को भी याद रखिएगा, रसियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अपने वहाँ बोरो किया गया था, याद रखिएगा। और आर्टिकल है 51A भाग 4 में भाग 4A, ठीक है, ऐड किया गया, और अनुच्छेद 51 में 51A ऐड किया गया, ठीक है। और इसमें जो 10 थे और अभी वर्तमान में 11 हैं, तो 11वां जो है वो क्या है? एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करना, फ्री एजुकेशन को। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, 2002, अभी कई बार रिपीट हो चुका। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद इसको 21A में भी ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स के रूप में, और इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनाया गया, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम भाग 5 के ऊपर, ठीक है। भाग 5 में क्या क्या है वो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 11 हैं वो आप एक बारी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल हो जाएगा और जो उद्देश्य है इस सेशन का वो ख़त्म नहीं होगा। तो अनुच्छेद 52 को देखिए। भाग 5 में यूनियन की बात की जाती है। यूनियन में 52 से लेके 151 तक के प्रावधान को हम देखेंगे अनुच्छेद में, और जो इम्पोर्टेंट है ना, सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, तो सारे के सारों को देखेंगे और जो जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का जो विवरण है, उल्लेख है, चर्चा है, वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 52 तो आपने देख लिया, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख, ठीक है, कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, इस बात का वर्णन है अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में, ठीक है। देखिए कोई भी कार्य, कोई भी योजना, कोई भी डिसीजन जब जारी होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है। तो यूनियन की जो मतलब कार्यपालिका संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है ना। और जो भी कार्य हैं राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं, बस उसको प्राइम मिनिस्टर के हाथों क्या किया जाता है? इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसमें अगला देखिए अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का गठन, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन तो जनरल इलेक्शन की तरह होता नहीं है, इसमें एक निर्वाचक मंडली ने क्या करती है? चुनी जाती है, जिसमें ये निर्वाचक मंडली पार्टिसिपेट करती है, और वो क्या करती है? एकल हस्तांतरणीय एक होता है वोटिंग सिस्टम, है ना, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ऐसे कुछ करके एक सिस्टम है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट में चलता है वो, वही अपनाई जाती है।
किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसके चुनाव में। और ये पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या? सिंगल प्रोपोर्शनल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, हिंदी उसका देख लीजिएगा क्या है? सिंगल यानी एकल हस्तांतरणीय, है ना, और समानुपातिक ऐसे कुछ करके है, आप देख लीजिएगा उसको, बस इंग्लिश में याद रखिएगा, सिंगल, है ना, और प्रोपोर्शनेट ट्रांसफरिंग वोटिंग सिस्टम। 1 मिनट में इसको क्लियर करता हूँ, नहीं तो मैं ही क्लियर नहीं हूँ। तो हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 55 के ऊपर, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के ऊपर। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 54 के ऊपर बात कर रहे थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का गठन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 55 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो पद्धति है, सिस्टम है, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उसको हम दूर करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो प्रावधान है, जो पद्धति है, वो ली गई है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखिएगा। और ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडली बनती है, अनुच्छेद 55 में जो पद्धति है जिससे राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो है। और उसमें क्या है? उसमें भारत में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि जैसे यहाँ पे क्या है? पद्धति क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी इसको हम समझते हैं, पहले उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, और उसमें यूज किया जाता है एकल संक्रमणीय वोटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इसमें यूज किया जाता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो पद्धति है, इसमें क्या होता है कि ठीक है, निर्वाचक मंडली का गठन हो जाता है। ठीक है, इसमें ना आपको एक मिलता है कि ठीक है, 2-3 उम्मीदवार खड़े हो गए। अब वहाँ पे बैलेट सिस्टम में क्या होता है, उसमें सिर्फ एक इंसान को वोट नहीं देता है, उसमें जो निर्वाचक मंडली में पार्टिसिपेटेड मेंबर होता है वो प्रेफरेंस देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे एक मीरा कुमार या फिर कोई भी, मतलब मान लीजिए ABCD 3 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, 4 लोग, तो उसमें अगर मैं A को वोट देता हूँ, ठीक है, तो B को मैं सेकंड, मैं C को सेकंड या D को सेकंड, किसको? जैसे मान लीजिए मैंने A को माना कि हाँ इनको राष्ट्रपति बनना चाहिए। ठीक है, B को माना कि हाँ अगर A नहीं बन पाते हैं, A को वोट नहीं मिलता, तो B को बनना चाहिए। अगर B को, मतलब ठीक है, B को मैंने दूसरा स्थान दे दिया, ठीक है, B को भी वोट नहीं मिला, तो मैं C और D में से किसी एक को चुनता हूँ। ठीक है, उसको मैं देता हूँ अपना वोट। ठीक है, तीसरे स्थान पे मैं इनको मानता हूँ कि ये बनना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रेफरेंस सेट होता है, और इसमें जिसको सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है, तो उसको प्रेसिडेंट चुना जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा, और यही पद्धति यूज की जाती है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में लिखा गया है। ठीक है, तो आप बताइए कि जो टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट है इंडिया में कितना है? कमेंट सेक्शन में बताइए, बताइए बताइए, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये जितना लोकसभा के मेंबर का होता है ना, उतना ही है, 5 साल। ठीक है, देखिए एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल लिया है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी थी, फिर से रिकॉर्ड हो रही हैं, है ना, क्योंकि छूट गई थी। तो 5 साल होता है, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख तो आपने देख लिया, अनुच्छेद 56 में है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अनुच्छेद 57 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है, ठीक है, एक राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है या नहीं, उसकी पात्रता किसमें? अनुच्छेद 57 में। ठीक है, अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। ठीक है, जैसे अभी तक कौन बना है? 2 बारी भारत में। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, भारत में 2 बारी प्रेसिडेंट कौन है बना? बताइए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। केवल राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कहाँ से थे? बिहार से, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, बहुत देख लिया। राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, ये अनुच्छेद 58 में है, ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है बताइए। प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है? सबसे पहले तो वो सिटीजन होना चाहिए, है ना। और क्या क्या होना चाहिए? सिटीजन हो गया, और उसके मतलब उसको लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा मेंबर बनने की जो मतलब अर्हता होती है, उसके अंतर्गत वो भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए बताइए। 58 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए? वो किसी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, वो 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या नहीं होना चाहिए बताइए। वो क्या होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए? वो किसी प्रॉफिट जैसे होता है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। और वो लोकसभा में मेंबर बनने की जो अर्हता होती है, योग्यता होती है, उस योग्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 59 के ऊपर बात कीजिए। राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए ये तो योग्यता हो गई, एलिजिबिलिटी। कंडीशन क्या क्या है बताइए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो कंडीशन है वो क्या क्या है? कमेंट सेक्शन में आप भी कुछ लिखिए। मैं ना बोलते बोलते थोड़ा सा गला वो हो गया है। क्या क्या मतलब कैसे कैसे बताइए। कंडीशन में आप वही ले सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस का पोस्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी कंडीशंस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 60 के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ का उल्लेख है, किस प्रकार से राष्ट्रपति शपथ लेंगे, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? ओथ कौन दिलवाता है बताइए। भारत के राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलवाता है? किसके सामने ओथ लेते हैं? सीजीआई के सामने, इज इट? यही है। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो शपथ लेते हैं किसके सामने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, ठीक है। तो अनुच्छेद 60 याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाता है, उससे संबंधित प्रावधान है, ठीक है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित प्रावधान यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने 52 से लेके 61 तक देख लिया, अभी बहुत देखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बारी क्विकली इसको देख लीजिए। क्विकली में अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन है, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में क्या है? जो संघ की कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां बोले तो जो मिनिस्ट्री बैठती है ना, जो अलग से कार्यपालिका गठित होती है, उसका जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक मंडली चुनी जाएगी। कौन कौन भाग लेते हैं बताइए। ये तो बताए नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। लोकसभा, राज्यसभा प्लस जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, हर एक स्टेट से, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद हमने बात किया क्या?
अनुच्छेद 55 के ऊपर हमने बात करी है डिटेल में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो पद्धति है। अनुच्छेद 56 में हमने देखा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना था, 5 ईयर्स। अनुच्छेद 57 में हमने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा करी कि हाँ पुनर्निर्वाचित होने की जो पात्रता है वो क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है उसके ऊपर हमने बात करी। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान। ठीक है, तो अनुच्छेद आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हुआ है, एक चीज़ उसे क्लियर कर लीजिएगा, क्या क्या 58 और 59। ठीक है, तो 58 में एलिजिबिलिटी जैसे 35 साल का होना, सिटीजन ऑफ इंडिया होना, है ना, और लोकसभा में जो मतलब लोकसभा का मेंबर होने की योग्यता होना, तो ये चीज़ें 58 की थी। लेकिन प्रॉफिट आप जैसे प्रॉफिट ऑफ ऑफिस का नहीं होना, किसी अन्य देश का सिटीजन नहीं होना, है ना, तो ये सारी चीज़ें कंडीशन में थी। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। और राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख कहाँ था, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत था। और किसके सामने था, सीजीआई के अंतर्गत था। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 62 के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का जो समय है, अगर वो आकस्मिक रिक्ति होती है तो वो 6 माह से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 62 में ये लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख आ जाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उल्लेख आता है। अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, कोई भी अगर व्यक्ति एज ए वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 63 में भी अभी इलेक्शन के प्रावधान में थोड़ा सा डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, देखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है तो एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है वो एज अ सभापति किसका, राज्यसभा का। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 65 में देखते हैं। आकस्मिक स्थिति में अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसके पोस्ट का जो जिम्मेदारी है वो वाइस प्रेसिडेंट निभाता है। ये अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट नहीं है तो उस पोस्ट की गरिमा, उस पोस्ट की जिम्मेदारी चली जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है, उससे संबंधित प्रावधान है। तो प्रावधान वही है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर प्लस विधानसभा के चुने गए मेंबर, निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 67 में बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। ठीक है, तो आप बताइए कितना होता है, टेन्योर कितना होता है वाइस प्रेसिडेंट का, बताइए। जैसे उसमें 5 साल था वैसे इसमें क्या है, कितने साल है, 5 साल ही है। ठीक है, तो ये नहीं कि अगर राज्यसभा एक स्टेबल है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल उसके मेंबरों का होता है तो वाइस प्रेसिडेंट का भी 6 साल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, डेथ नहीं होता है, रिजाइनेशन नहीं होता है, खुद को रिमूव नहीं करते हैं, तो वो 5 साल तक अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। कितने, 5 साल तक। ठीक है, अनुच्छेद 67 में ये बात कही गई है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्ति कैसे होगा इसके विषय में प्रावधान है। ठीक है, तो एक बारी क्विकली देख लेते हैं। अनुच्छेद 62 में हमने बात किया कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस पर कितने कम समय में उस पोस्ट को भरा जाएगा, तो वह है 6 महीने। अनुच्छेद 63 में हमने बात किया कि वाइस प्रेसिडेंट का प्रावधान है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 64 में हमने बात किया कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो एक्स ऑफिसियो मेंबर बनता है। ठीक है, वो होता है किसका, राज्यसभा का, और उसको पोस्ट मिलती है पदेन सभापति की। ठीक है, तो होता है ना कि ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 65 का। तो उसमें मान लीजिए आकस्मिक डेथ हो जाती है या किसी भी स्थिति से प्रेसिडेंट का पोस्ट रिक्त होता है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं।
अनुच्छेद 66 में हमने बात करी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, वही सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पे जो निर्वाचक मंडली होती है उसमें राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अनुच्छेद 67 में देखा कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति की जो पदरिक्ति का प्रावधान है वो दिया गया है। अब बात करेंगे हम आगे अनुच्छेद 69 के ऊपर। अनुच्छेद 69 में क्या है, बताइए उपराष्ट्रपति किसके सामने लेता है शपथ। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किसके सामने, बताइए। जैसे वहां पे तो सीजीआई था, है ना, तो यहाँ पे किसके सामने लेंगे, बताइए। बताइए बताइए 69 में जो ओथ का प्रोसीजर किसके सामने होगा। ये भी नहीं हुआ है, अभी तो कर रहा हूँ। ओके चलिए, इसमें हम क्लियर करते हैं आपके सामने। आर्टिकल 69 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो शपथ है, उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट के सामने अपना ओथ लेते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलवाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 70 की बात करें, आर्टिकल 70, तो इसमें अन्य किसी आकस्मिकता में अगर राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 70 के अंतर्गत ये क्या करते हैं, किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 65 में क्या था, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति न होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, लेकिन वो प्रावधान अनुच्छेद 70 में है कि अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन अनुच्छेद 70 में दिया गया है, ठीक है। अनुपस्थिति और आकस्मिकता दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। अनुच्छेद 71 में देखिए क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अगर विषय में कोई विवाद होता है, ठीक है, कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो इसके अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को डील करता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 72 यानी कि आर्टिकल 72 की बात करें, तो राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान की शक्ति है, पार्डन पावर, वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 73 के अंतर्गत क्या है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, उसके विस्तार का उल्लेख अनुच्छेद 73 में किया गया है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति होंगे मंत्रिपरिषद के ही मतलब सलाह पे, जैसे होता है ना कि ठीक है कहीं पे आपातकाल की घोषणा करना है, ठीक है, तो जब तक मंत्रिपरिषद उन्हें, अब पहले तो स्वतंत्र था लेकिन अभी कंडीशन हो गया, ठीक है, कि मंत्रिपरिषद जब उन्हें सलाह देगा, ठीक है, ये आपातकाल डिक्लेयर करना, इमरजेंसी डिक्लेयर करना, ठीक है, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो 74 में है, ठीक है। 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध हैं, ठीक है। अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की जो बात होती है, ठीक है, भारत के महान न्यायाधीश का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 76 का विषय हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हर एक सेक्टर को डिटेल में नहीं कर सकते, ठीक है, तो आर्टिकल 76 भारत के महान्यायाधीश का उल्लेख है, तो इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो इसमें महान्यायाधीश अगर बात करें तो भारत का जो मतलब वकील होता है वो कौन होता है, भारत का महान्यायाधीश, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, भारत के महान्यायाधीश को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, कि भारत सरकार के कार्य संचालन संबंधित में कार्य संचालन में, जैसे मान लीजिए संविधान पार्लियामेंट का कोई कार्यवाही चल रही है, पार्लियामेंट का कोई भी
सदन है, या लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। तो उसमें अटॉर्नी जनरल को पार्टिसिपेट करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। उसमें बोलने की भी स्वतंत्रता है किसी विषय पे, लेकिन वोट का राइट इनको नहीं मिलता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का ये बात आप याद रखिएगा, और ये भारत सरकार के लिए वकील का काम करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 77 में है। भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख, ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री क्या होंगे? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि उनके जो मंत्रिपरिषद में क्या चल रहा है, ठीक है, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं, इन सब की जानकारी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के अंतर्गत देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 79 की बात करें तो संसद के गठन का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 79, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे संसद का गठन हो रहा है। अब देखिए, पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन को ऐड किया जाता है, किन किन को काउंट करते हैं पार्लियामेंट में, संसद में। तो संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्लस जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है आर्टिकल 52 के अंतर्गत, इन तीनों को मिला के बनता है पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए, इसमें अब देखते हैं हम आर्टिकल 80 के ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का उल्लेख हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 80 के ऊपर। आर्टिकल 80 में कहा गया है राज्यसभा का गठन से रिलेटेड जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। देखिए, राज्यसभा को अधिक कार्यकाल मिला हुआ है 6 साल का, ठीक है, और राज्यसभा के मेंबरों को, और राज्यसभा को मतलब उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए आप इसे याद कर सकते हो कि 79 से पहले यानी कि बड़ा बेटा पैदा हुआ, यानी कि 79 के बाद 80, यानी कि सदन का गठन होते ही, ठीक है, या फिर संसद के गठन होते ही कौन आ गया? बड़ा बेटा, यानी कि राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 80 के अंतर्गत आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये है छोटा बेटा, है ना, दूसरे स्थान का। तो आर्टिकल 81 में पूछा जाएगा लोकसभा के गठन का उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 81 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद जो सीटों का पुनः समायोजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत होता है। यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का जो समायोजन है वो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? अनुच्छेद 83 के ऊपर, ठीक है। अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया है? संसद के सदन की जो अवधि का उल्लेख है, ठीक है, संसद का जो सदन लगता है ना कि ठीक है ये इतने समय का है, इतने समय का है ना, सदन होता है संसद का, तो उसकी जो अवधि का उल्लेख है, ठीक है, कितने दिनों का होगा, कितने घंटों का होगा, इन सबों का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 83 में होता है ना कि ठीक है, विंटर सेशन, उसके बाद क्या चलता है, विंटर सेशन, समर सेशन, उसके बाद क्या है, मतलब ये स्प्रिंग सेशन, ये सब चलते हैं ना सदन के। तो संसद के सदन का जो अवधि कितना होगा, 6 मंथ के अंदर कराना है एक सेशन, या फिर 2 महीने तक चलेगा सेशन, या फिर एक दिन में कितने घंटे चलेगा, तो इनका वर्णन अनुच्छेद 83 में यानी कि 83 में किया गया है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 84 के ऊपर। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 84 में संसद की जो सदस्यता के लिए योग्यता है, ठीक है, आपको संसद की सदस्य के रूप में चुना जाएगा, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी का प्रावधान है वो 84 में मेंशन्ड है। संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद के, ठीक है, सदस्यता के लिए आपकी जो योग्यता होनी चाहिए इसका वर्णन 84 में किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन संबंधित उल्लेख किए गए हैं, ठीक है। संसद के सत्र,
सत्रावसान विघटन संबंधित उल्लेख किसमें है? 85 में। ठीक है, कि संसद के सत्र कब स्टार्ट होंगे, इनका सत्रावसान होता है ना कि ठीक है कितने दिन का अवकाश रहेगा, संसद चल रहा है उसका विघटन करना है कि नहीं करना है, उससे रिलेटेड जो उल्लेख है वो 85 में है। तो 85 को 83 से ठीक है आप मतलब जोड़िएगा नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। संसद के सदन की जो अवधि होगी उसका उल्लेख 83 में है, लेकिन संसद के सत्र की स्टार्टिंग कब होगी, उसमें छुट्टी कब होगा, विघटन कब होगा, है ना, तो ये सारी बातें 85 की हो जाती हैं। ठीक है, संसद के सदन की अवधि का बात अलग हो गया, और फिर संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन संबंधित बात अलग हो गई। ठीक है, 86 की बात करें तो क्या है, आर्टिकल 86 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का जो अधिकार है, ठीक है, ये आर्टिकल 86 में मेंशन है। राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार आर्टिकल 86 में मेंशनड है। ठीक है, ओके। आर्टिकल 87 की बात करते हैं। आर्टिकल 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, एड्रेस करता है ना प्रेसिडेंट, तो इसमें विशेष अगर कोई स्पेशल एड्रेस मतलब एड्रेस करते हैं, कोई ऐसा इनका कुछ होता है तो 87 का मैटर हो जाता है, एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है भी नहीं, बस देख लीजिए एक बारी। अनुच्छेद 88 की बात करें तो संसद के जो साधनों में मंत्री और महान्यायवादी के जो अधिकार हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बात करी थी पहले भी, संसद के साधनों में मंत्री और महान्यायवादियों के जो अधिकार हैं, ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के जो राइट्स हैं वो अनुच्छेद 88 में लिखे गए हैं। ठीक है, तो संसद के साधनों में जो मंत्री उसमें पार्टिसिपेटेड होते हैं उनका जो अधिकार है और महान्यायवादी जो हैं उनका जो अधिकार है ये अनुच्छेद 88 में वर्णित है। अनुच्छेद 89 को देखिए क्या है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होगा, कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और उपसभापति कौन होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। ठीक है, 89 किस विषय में बात करता है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के ऊपर। बात करते हैं आर्टिकल 90 के ऊपर। आर्टिकल 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति का पद कितना होगा, रिक्त होना, है ना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। देखिए ये क्वेश्चन अगर बनता है आर्टिकल 90 पूछा जाता है तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कि राज्यसभा में जो उपसभापति होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनका वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 90 में। ठीक है, अनुच्छेद 90 में किया गया उपसभापति से रिलेटेड जो उनका कार्यकाल, उनकी पदरिक्ति, उनका पदत्याग, है ना, ये सारी चीज़ें किस में है, अनुच्छेद 90 में। चलिए 91 पे बात करते हैं। अनुच्छेद 91 में है, सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख। ठीक है, मान लीजिए सभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं राष्ट्रपति का किसी स्थिति में। अब उस स्थिति में उनके पोस्ट का जो मतलब कार्यभार है अगर उपसभापति उठाते हैं तो ये इसका वर्णन अनुच्छेद 91 में किया गया है। ठीक है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में अनुच्छेद 65 के अंतर्गत, है ना, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट निभा रहे थे राष्ट्रपति का, वैसे ही अनुच्छेद 91 के अंतर्गत अगर सभापति अनुपस्थित होते हैं तो उपसभापति उनके कार्यभार को संभालते हैं, तो ये इस बात का वर्णन अनुच्छेद 91 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अन्य व्यक्तियों का भी जो है शक्ति उसके ऊपर भी अनुच्छेद 92 में देखें, जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। यह बात अनुच्छेद 92 में वर्णित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए महाभियोग चल रहा है किसके ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है, या फिर सभापति के ऊपर, उनको पद से हटाने की बात चल रही है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में वो अपने पोस्ट पे मतलब होता है ना कि अपने पोस्ट पे नहीं बने रहेंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 92 में किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 93 में क्या बात कही गई है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 93 में। ठीक है, अनुच्छेद 94 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटा जाना। ठीक है, जैसे 92 में था सभापति और उपसभापति का मतलब हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो अधिकारी नहीं होंगे। सॉरी, उसमें जो ऊपर था हमने क्या देखा था? सभापति के रूप में कार्य करने और कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति अन्य व्यक्ति का शक्ति का उल्लेख। ठीक है, लेकिन यहाँ 94 में क्या है कि अध्यक्ष को उपाध्यक्ष का अगर पद रिक्त होना हो, पद त्याग होना हो, तो उनको पद से हटाना हो, तो ये 94 का विषय हो जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 92 में क्या था? सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो। ठीक है, और वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, इस बात का भी वर्णन अनुच्छेद 92 में था। अनुच्छेद 94 में वही आप लोकसभा में उतर आइए, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड उनके पद से हटाए जाने की, पद रिक्ति से, और फिर वो पीठासीन अधिकारी होंगे या नहीं, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 94 में किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 95 के ऊपर बात करते हैं। अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का जो उल्लेख है। ठीक है, जैसे 91 में था ना कि अगर सभापति के रूप में कार्य करने और कर्तव्य का पालन करने की भूमिका निभाते हैं उपसभापति, तो उनके शक्तियों का उल्लेख। वैसे ही जैसे 65 में था राष्ट्रपति के पोस्ट को वाइस प्रेसिडेंट संभाल रहे थे, आर्टिकल 70 के अंतर्गत भी वही संभाल रहे थे, अन्य अवकाश के रूप में और अन्य अवकाश की स्थिति में, है ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे 91 के अंतर्गत सभापति के कार्य को उपसभापति संभालते हैं और अध्यक्ष के कार्यभार को संभालते हैं उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 95 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बातें ठीक है। अनुच्छेद 96 के ऊपर बात करें तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, अभी इसके ऊपर हमने 95 में भी देखा था, 94 में, कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कैसे होगा, पद त्याग कैसे होगा, पद से हटाया जाना, ये 94 का विषय था। लेकिन अनुच्छेद 96 में हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो तो वो अपने पोस्ट पे पीठासीन अधिकारी होंगे या नहीं होंगे, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 96 में किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 96 और 94 में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्ति होना, है ना, पद त्याग होना, पद से हटाया जाना अलग बात हो गई। लेकिन अगर ये बात विचाराधीन है, ठीक है, राज्यसभा के, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प अगर विचाराधीन है, तो उस समय ये अपने पोस्ट की कार्यभार को संभालेंगे, पीठासीन अधिकारी होंगे या नहीं होंगे, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 96 में किया गया है। अनुच्छेद 97 में अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के ऊपर चर्चा की जाती है अनुच्छेद 97 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन अगर बने, ठीक है, क्या कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपसभापति होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उनका वेतन कहाँ पे है, कहाँ पे मेंशन है, तो अनुच्छेद 97 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 98 के ऊपर। संसद के सचिवालय का जो उल्लेख है, ठीक है, संसद के सचिवालय का उल्लेख जो है वो है अनुच्छेद 98 के अंतर्गत। ठीक है, तो संसद का जो सेक्रेटरीट या सचिवालय है वो अनुच्छेद 98 के अंतर्गत है। बात करते हैं अनुच्छेद 99 के ऊपर, संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। ठीक है, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत जैसे जो संसद होते हैं, ठीक है, संसद भवन में जो सदस्य सांसद चुने जाते हैं, वो शपथ का जो उनका वर्णन है वो अनुच्छेद 99 में है। और अब मारते हैं हम शतक, यानी कि 100 अनुच्छेद पूरा करते हैं। संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ठीक है, कोरम होता है ना तैयार, तो ये अनुच्छेद 100 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 100 में क्या है, संसद सदनों में मतदान रिक्तियों को होते हुए भी सदनों की कार्य करने की जो शक्ति है और गणपूर्ति है ना, वो अनुच्छेद 100 का विषय है।
हाथ में कार्ड कर दीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, ये सेशन बहुत लंबा हो रहा था, ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, इसको पार्ट 1 करते हैं और पार्ट 2 में हम आगे के सारे अनुच्छेद को कवर करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए।